नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटीजनशिप इन इंडिया के बारे में। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं, ये पार्ट 2 है। यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5 टू 11। हम उनको एक एक करके समझेंगे कि वो आर्टिकल्स क्या हैं और वो क्या कहते हैं। और इसके बाद हम 1955 के इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिटीजनशिप का एक इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पे हमने बात की थी कि नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, इंडिया में किस तरह की सिटीजनशिप है और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है हमारे, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को लेकर के जो प्रोविजंस किए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, वो समझना है। और इंडियन गवर्नमेंट ने नागरिकता से रिलेटेड 1955 में जो अधिनियम बनाया था, जो एक्ट बनाया था, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हमें समझना है। तो इस तरह से हमारा सिटीजनशिप वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिकली ये जो स्क्रीन पे आपको इमेज दिख रही है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही स्क्रीनशॉट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 टू 11 जो हैं वो सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से रिलेट करते हैं। नागरिकता के बारे में जो भी प्रावधान संविधान में किए गए हैं वो संविधान के भाग 2 यानी कि पार्ट 2 अनुच्छेद 5 से 11 में लिखे हुए हैं। तो जो एक्चुअल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो असल भाषा है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। वो सिर्फ इन आर्टिकल्स के बारे में नहीं है, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज की जो टफनेस है, उसकी जो हार्डनेस है, यानी कि वो भाषा इतनी ज़्यादा जटिल है जिसको समझना मुश्किल है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो भाषा जटिल होती है। इवन जो पूरा संविधान है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बहुत ही जटिल और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि लिखने वाले लोग लॉयर्स थे। यही रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयर्स का पैराडाइज भी बोलते हैं, वकीलों का स्वर्ग बोलते हैं। सारी भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा कानूनी भाषा है, तो उसको हम बहुत इजीली समझ नहीं सकते हैं। तो बेसिकली जो आपको स्क्रीन पे ये प्रोविजंस दिख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज लगभग ऐसी ही है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए हम इसको समझने के लिए, यानी इन आर्टिकल्स को समझने के लिए, हम इनको इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके या फिर ट्रांसफॉर्म करके समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 5 की, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5, तो ये बात करता है जब कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, बन करके रेडी हुआ। बन करके रेडी हो गया था नवंबर 1949 में, और इम्प्लीमेंट हुआ जनवरी 1950 में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जिन आर्टिकल्स को, यानी कि जिन अनुच्छेदों को भारत का संविधान लागू होने से पहले लागू कर दिया गया था। यानी कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले इम्प्लीमेंट कर दिए गए। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जिनको 1949 नवंबर में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी हुआ और जब उसके ऊपर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए, सिग्नेचर किए, जिन लोगों ने मिल करके उसको बनाया था, उसी टाइम से वो आर्टिकल्स इम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है। उन आर्टिकल्स को लागू माना गया, और ये माना गया कि वो आर्टिकल्स, वो प्रावधान अब संविधान के तरफ से देश में लागू होते हैं और उनके आधार पर ही काम किए जाएंगे। उन आर्टिकल्स को, उन अनुच्छेदों को लागू करने के लिए संविधान के लागू होने का इंतजार नहीं किया गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 3 से 4 महीने बाद इम्प्लीमेंट होना था, ठीक है। तो 3 से 4 महीने पहले ही इन आर्टिकल्स को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। बहुत सारे आर्टिकल्स थे, लेकिन उसके अंदर आर्टिकल 5 टू 11 वाले ये जो आर्टिकल्स हैं, इनके भी लगभग 5 से 6 आर्टिकल्स ये जो हैं टोटल, इनमें से लगभग 3 से 4 आर्टिकल्स ऐसे थे, यानी कि 5, 6, 7 और 8, इवन 9 भी, ये वो आर्टिकल्स थे
जो उसी टाइम पीरियड में यानी कि नवंबर 1949 में ही इम्प्लीमेंट कर दिए गए, लागू कर दिए गए, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। ठीक है। क्यों कर दिए गए? क्योंकि ये सिटीजनशिप से रिलेट करते थे, और ये जो आर्टिकल्स थे, इन आर्टिकल्स का इम्प्लीमेंट होना जरूरी था, क्योंकि अगर ये आर्टिकल्स इम्प्लीमेंट उस समय नहीं होते तो आज़ादी मिले लगभग 2 साल हो चुके थे, 47 में हम आज़ाद हो गए थे, और सिटीजनशिप से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी देश के अंदर, उनको सुलझाना भी जरूरी था। तो उनको सुलझाने के लिए, और ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन डिलेड चल रहा था, हमारा देश आज़ाद हो चुका था लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था, बन के तैयार नहीं हुआ था, इस वजह से इनको हमने पहले इम्प्लीमेंट कर दिया। और भी बहुत से कारण थे, लेकिन जो मेन कारण था वो यही था। सो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 है, वो बात करता है सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट के बारे में, यानी कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जब संविधान बन करके रेडी होता है और जब वो लागू होता है, उस समय नागरिकता से संबंधित प्रावधान ये आर्टिकल करता है। यानी कि इंडिया में रहने वाले वो सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। इंडिया में रहने वाला हर वो इंडिविजुअल इंडिया का सिटीजन माना जाएगा जो इंडिया में पैदा हुआ है, जिसके पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं, या फिर जो 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले तक भारत में रह रहा था। यानी कि 1945 से 50 के बीच में भी अगर कोई भारत में रह रहा था तो वो भी इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। ठीक। ये एक प्रावधान था आर्टिकल 5 में। और हाँ, एक चीज और है कि ये जो आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये नागरिकता का प्रावधान तो करते हैं, सिटीजनशिप के बारे में देश में कानून तो बनाते हैं, लेकिन ये वो आर्टिकल्स थे जो उसी टाइम पीरियड के लिए रेलेवेंट थे। जब संविधान लागू हुआ, देश आजाद हुआ, उसी टाइम पीरियड में इनकी प्रासंगिकता थी, उसी टाइम पीरियड के लिए रेलेवेंट थे। बाद में तो 1955 का जो एक्ट आया, उसके आधार पर नागरिकता से संबंधित सारे कामकाज देश में आज भी होते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों है। फिलहाल जो आर्टिकल 5 है, ये कहता है कि जिस दिन संविधान लागू हो रहा है, लागू होने से 5 साल पहले तक जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है, जो भारत में पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है। इवन अगर किसी इंडिविजुअल के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी अगर भारत के हैं तो वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके साथ ही जो आर्टिकल 7 है, ओ सॉरी आर्टिकल 6 है, वो बताता है माइग्रेशन, माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, उनके बारे में बात करता है। यानी कि पाकिस्तान से जो आए हुए प्रवासी हैं, आए हुए जो नागरिक हैं, आए हुए जो लोग हैं, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए, उनके लिए नागरिकता के क्या प्रावधान होंगे। तो इसके अंदर ये आर्टिकल बेसिकली ये, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, समझने की कोशिश करें, तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान से भारत में आने वाले जो लोग हैं, खास तौर पे वो लोग जो 19th ऑफ जुलाई 1948 से पहले भारत में आए हैं, वो सब भारत के नागरिक कहलाएंगे। यानी कि पाकिस्तान से आने वाला इंडिविजुअल जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया है, और इंडिया के अंदर आकर के अगर उसने पंजीकरण करा लिया है, अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, और हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें थी, रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए कुछ डिमांड्स थी जो फुलफिल करनी थी। अगर वो डिमांड्स फुलफिल करते हुए एक इंडिविजुअल भारत में 19 जुलाई 1948 से पहले आता है, और वो भारत में अगर नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा लेता है, तो वो भी भारत का नागरिक बन जाएगा। ये क्या कहता है आर्टिकल 6, हमें इस बारे में बताता है। इसके साथ ही जो आर्टिकल 7 है, जो आर्टिकल 7 है वो बताता है कि, ये जो आर्टिकल 7 है ये बताता है माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी कि वो प्रवासी जो भारत से पाकिस्तान गए। आर्टिकल 6 उस बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। आर्टिकल 7 बात करता है उस बारे में, उन नागरिकों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो भारत से पाकिस्तान गए, या फिर किसी ऐसे इलाके में माइग्रेट करके गए जो पाकिस्तान के हिस्से में आता है।
ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंडर बेसिकली ये कहा गया है, ये बात है कि 1947, 1947 इवन जो एक पर्टिकुलर डेट है वो है आपकी 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई इंडिविजुअल भारत से पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान की किसी राज्य में जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी भारत की सिटीजनशिप नागरिकता खत्म हो जाएगी। भले ही वो आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में कही गई बातों को फुलफिल करता हो। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में जो चीज़ें जो डिमांड्स की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से नागरिकता पाने के लिए, अगर वो उन चीज़ों को फुलफिल भी कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया और वहां जाके रहने लगा तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर वो 1 मार्च के बाद पाकिस्तान जाता है और उसके बाद वो वापस इंडिया आता है और इंडिया आकर के वो पंजीकरण करा लेता है या इंडिया आकर के वो उस रूल उस रेगुलेशन के अंडर सिटीजनशिप अक्वायर करने के लिए अप्लाई कर देता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक, ये आर्टिकल 7 बताता है। इसके साथ ही जो आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 यानी कि अनुच्छेद 8 बात करता है भारत के बाहर रहने वाले जो भारत के मूल निवासी हैं, यानी कि कोई ऐसा इंडिविजुअल, कोई ऐसा देश का नागरिक जो है तो इंडिया का लेकिन वो इंडिया में नहीं रहता है, वो इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में रह रहा है। ठीक है। तो उनके लिए अनुच्छेद 8 आर्टिकल 8 जो है वो प्रावधान करता है, प्रोविजन करता है। क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो इंडिया में नहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है और वो भारत की आज़ादी से पहले यानी कि पार्टीशन से पहले 15 अगस्त या 14 अगस्त 1947 से पहले अगर उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, फैमिली का कोई भी उसका एंसेस्टर अगर भारत का नागरिक था, भारत में रहता था और वो इंडिविजुअल किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो वो भी इंडिया के लिए सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे अप्लाई करना कैसे है? जिस भी कंट्री में वो रह रहा है उस कंट्री में भारत का जो दूतावास है, जो एम्बेसी है, उसके थ्रू वो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इंडिया के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक। तो ये एक प्रोविजन था जो आर्टिकल 8 बताता है उन लोगों के लिए जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, यानी कि जो POI हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बट दूसरी कंट्री में रहते हैं। इसके बाद जो है वो है आर्टिकल 9। ठीक है। आर्टिकल 9 बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ये बताता है फॉरेन सिटीजनशिप। ठीक है, यानी कि विदेशी नागरिकता का स्वैच्छिक अधिग्रहण। कोई इंडिविजुअल जो भारत का नागरिक था या भारत का नागरिक है और वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है, फॉरेन कंट्री में जाता है, इंडिया से बाहर जाता है और वहां पे जाकर के वो अप्लाई कर देता है उस कंट्री के सिटीजनशिप के लिए, उस देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए वो एप्लीकेशन डाल देता है, रजिस्ट्रेशन कर लेता है, पंजीकरण करा लेता है और जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री की सिटीजनशिप लेने के लिए, वो उन सबको फुलफिल करके प्रोसेस में लग जाता है। और जब उसको उस कंट्री की नागरिकता मिल जाएगी, सपोज आप यहाँ से USA जाते हैं और आप USA में जा करके वहाँ की सिटीजनशिप के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं, जो भी अहर्ताएं हैं, जो भी शर्तें हैं नागरिक बनने के लिए, वो सारी शर्तें आप वहाँ पे पूरी कर रहे हैं। 1 साल का टाइम लगता है, 2 साल का टाइम लगता है, कई बार 5 साल भी लग जाते हैं, 4 साल भी लग जाते हैं। हर हर कंट्री का बेसिकली अलग अलग एक सिस्टम होता है, बट नॉर्मली 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो आपको इतना टाइम वहाँ पे लग जाता है। 3 से 4 साल बाद क्या होता है कि आपको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, आप USA के सिटीजन बन जाते हैं, अमेरिकी नागरिक बन जाते हैं। जैसे ही आपको वहाँ की नागरिकता मिलेगी, आप वहाँ के नागरिक बनेंगे। आपने अपनी इच्छा से वहाँ की नागरिकता ली है, आपने अपनी मर्जी से वहाँ पे जो है कि सिटीजनशिप अक्वायर की है। तो जैसे ही आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, आपकी भारत की नागरिकता, इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उस वक्त से आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। ये आर्टिकल 9 कहता है।
तो आर्टिकल 9 सिंपल वर्ड्स में यही कहता है कि भैया अगर तुम इंडिया के हो, यहाँ से बाहर जाते हो, वहाँ की नागरिकता ले लेते हो, तो इंडिया की नागरिकता भूल जाओ। ठीक है, आपको भारत की नागरिकता आपकी उसी दिन से, उसी समय से, उसी वक्त से समाप्त हो जाएगी। ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया के अंदर एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। भारत के अंदर डुअल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ के रूल रेगुलेशन पॉलिसीज जो हैं वो कहती हैं कि भारत में एकल नागरिकता होगी। जो भी इंडिविजुअल यहाँ के रहने वाले हैं उनकी एक ही नागरिकता होगी कि वो भारत के नागरिक हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि वो अ, ये भी कहें कि भैया हम तो अमेरिकी भी नागरिक, अमेरिका के नागरिक भी हैं और भारत के भी नागरिक हैं, या हम दिल्ली के भी नागरिक हैं और भारत के भी नागरिक हैं। नहीं, यहाँ रहने वाला हर इंडिविजुअल जिसको यहाँ की नागरिकता प्राप्त है, कहा जाएगा कि उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, वो भारत का नागरिक है। तो ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, इसी को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 9 में ये प्रोविजन किया गया है। और भी बहुत सारे पहलू हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे देश में जाकर के वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो उसे वहाँ की बेनिफिट्स मिलेंगे, उसे वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करने को मिलेगा, उसे वहाँ पे अधिकार मिलेंगे। तो उसके उसको डबल डबल बेनिफिट्स क्यों मिले? उसे भारत के भी सारे जो बेनिफिट्स हैं वो मिल रहे हैं और दूसरे देश के भी मिले। तो इस वजह से भी ये भी एक रीज़न है, बट जो मेन रीज़न है वो है सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को बनाए रखना। इसके साथ ही आर्टिकल 10 है। आर्टिकल 10 बात करता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता की, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स, सिटीजनशिप राइट्स। यानी कि देश का संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 तक जो जो लोग भारत में रह रहे थे, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, इन आर्टिकल्स के तहत जो भारत का नागरिक बन चुका है, देश का संविधान लागू होने से पहले जो देश का नागरिक माना जा चुका है, अपने आप को पंजीकृत कर चुका है, वो सभी लोग आजीवन, हमेशा के लिए, इन्फिनिटी टाइम के लिए भारत के नागरिक रहेंगे। उनसे उनकी नागरिकता किसी भी आधार पर छीनी नहीं जा सकती। उनको एक बार भारत सरकार ने अपना नागरिक मान लिया है तो वो नागरिक बन चुके हैं, उनसे उनकी वो नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। यही है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। उनकी जो नागरिकता है वो निरंतर बनी रहेगी, हमेशा कंटिन्यू रहेगी, हमेशा अस्तित्व में रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 10 है वो ये भी कहता है कि संसद के पास अधिकार है, इंडियन पार्लियामेंट हैज राइट्स। ठीक है, उनके पास अधिकार है कि वो नागरिकता से रिलेटेड कायदे कानून और नियम बना सकती है, और नागरिकता से रिलेटेड कायदे कानून और नियम बना करके वो चाहे तो किसी की नागरिकता रद्द भी कर सकती है। ठीक है जी, नागरिकता रद्द भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी होता है। लेकिन मिला जुला के जो आर्टिकल 10 है वो ये कहता है कि नागरिकता जो है वो निरंतर बनी रहेगी। लेकिन ये भी सुनिश्चित किया जाता है, ये भी जो है कि सर्टन किया जाता है बेसिकली, कि जो स्टार्टिंग में मिली हुई नागरिकता है, आरंभ में मिली हुई जो नागरिकता है, उन उस नागरिकता के अधिकार को जो सरकार है, जो देश की सरकार है, जो आज है या फिर जो उस समय में थी या फिर जो आने वाले समय में बनेगी सरकारें, वो सरकारें मनमाने ढंग से अपनी मर्जी से, अपने फायदे के लिए या किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से इन अनुच्छेदों का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी इंडिविजुअल से उसकी नागरिकता ना छीने। ये सुनिश्चित करने के लिए ये प्रावधान किया गया आर्टिकल 10 के तहत। और इसके साथ ही ये भी प्रावधान कर दिया गया कि संसद द्वारा प्रोसेस को फॉलो करके, संविधान में तो संशोधन किए ही जा सकते हैं, तो संसद द्वारा प्रोसेस को फॉलो करके अगर कानून बनाया जाएगा तो उस कानून के तहत संसद अपने हिसाब से नागरिकता के नीति नियमों को तय कर सकती है। सो नाउ इसी चीज से रिलेटेड है आर्टिकल 11, जो कि नागरिकता का आखिरी अनुच्छेद है। वो ये कहता है कि वो पार्लियामेंट्री अथॉरिटी की बात करता है। वो ये कहता है कि संसद के पास अधिकार हैं, संसद के पास अधिकार हैं नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 आर्टिकल 11 इंडियन पार्लियामेंट को राइट देता है, अधिकार देता है दैट दे कैन मेक और चेंज एनी लॉ रिलेटेड टू दिस सिटीजनशिप। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून वो बना सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक। तो आर्टिकल अनुच्छेद के अंडर ही आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ही इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करते हुए ही भारत की सरकार ने यानी भारत की संसद ने बेसिकली 1955 का नागरिकता अधिनियम बनाया था, जिसके आधार पर बाद में नागरिकता से संबंधित सारे प्रावधान किए जाते हैं। नागरिकता को पूरी तरह से, सिटीजनशिप को पूरी तरह से मैनेज और कंट्रोल किया जाता है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। ठीक है। ये जो आर्टिकल्स हमारे थे ये तो संविधान लागू होने के समय के लिए ही थे। अब इनका कोई खास रिलेवेंस नहीं रह जाता है। अब जिन अनुच्छेदों का रिलेवेंस रह जाता है वो सिर्फ हैं आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 11। ये जो अनुच्छेद थे 5, 6, 7, 8, ये इसी वजह से संविधान लागू होने से पहले लागू कर दिए गए थे, क्योंकि इनका अस्तित्व, इनकी प्रासंगिकता जो थी वो उसी समय के लिए थी, उसी टाइम पीरियड के लिए थी। ठीक है। तो ये वाले आर्टिकल्स 9, 10, 11 जो है वो अभी भी रिलेवेंट है, जिसमें से आर्टिकल 11 तो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि आर्टिकल 11 के यूज से ही सरकार को अधिकार मिलता है, पावर मिलती है कि वो नागरिकता से संबंधित कायदे कानून बनाए। अब आगे हम डिस्कशन करते हैं आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या था, इसके क्या क्या प्रावधान थे, इसको भी हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप इस टॉपिक पे पीएचडी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हमें भी इसका एक ओवरव्यू ही लेना है, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि ये एक्ट क्या था, क्यों बनाया गया था, और इस एक्ट के तहत कौन कौन से मेन इम्पॉर्टेंट, विशेष या मुख्य प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं जो भारत सरकार ने किए भारत के नागरिकों के लिए। सबसे पहले कि ये जो 1955 का जो एक्ट है ये बताता क्या है। ये जो एक्ट है, इस एक्ट को बनाने का जो पर्पस था, जो मेन कारण था, वो ये था बेसिकली कि देश का संविधान लागू हो चुका था। लागू होने के बाद उसके जो बहुत से प्रावधान थे वो सिर्फ उसी समय के लिए, टाइम पीरियड के लिए यूजफुल थे, जिस समय संविधान लागू हुआ, जिस समय देश आज़ाद हुआ। तो उसके बाद भी नागरिकता को मैनेज करना था, सिटीजनशिप को इंडिया में मैनेज करना था, उसका प्रबंधन करना था अच्छी तरह से, जिससे कि नागरिकता संबंधित परेशानियां, दिक्कतें देश में ना आए, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और लोगों को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी ना हो। इस चीज के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। ठीक है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब ये जो एक्ट बना, ये एक्ट क्या बताता है, ये एक्ट 1955 में ही लागू हुआ। ठीक है। ये एक्ट बताता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने से पहले कैसे नागरिकता मिलेगी, या कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के समय किस आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी, वो तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 बताते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद सिटीजनशिप से रिलेटेड कायदे कानून, रूल रेगुलेशन कैसे बनेंगे, क्या होंगे, कैसे काम करेंगे, किस आधार पर किसको नागरिकता मिलेगी, किस आधार पर किससे नागरिकता छीनी जाएगी, वगैरह वगैरह, ये सारे कायदे कानून इस एक्ट में लिखे हुए थे। यानी नागरिकता को समाप्त करना, नागरिकता को विनियमित करना, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें इस आर्टिकल, इस अनुच्छेद, इस सॉरी अधिनियम में, इस एक्ट में मेंशन थी, बताई गई थी सरकार द्वारा। अब क्योंकि ये एक्ट है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं कि इसके अंदर आर्टिकल्स होंगे। ठीक। ये कोई जो है कि देश का संविधान का हिस्सा तो है नहीं। ये एक एक्ट है, एक अधिनियम है जो सरकार ने संसद के द्वारा बनवाया है, यानी कि संसद के थ्रू बना है, संसदीय प्रक्रिया, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को पूरा करके बनाया गया है। तो ऐसे में अधिनियम जो होते हैं उनके अंदर धाराएं होती हैं। ठीक है। उनके अंदर सेक्शंस होते हैं, ना कि आर्टिकल्स होते हैं। बस शब्द अलग हैं, काम लगभग सेम है। ठीक है जी। काम लगभग सेम है, दोनों ही एक तरीके का कानून है। धाराएं जो है वो प्रॉपर कानून है, आर्टिकल जो है वो कानून बनाने का आधार होते हैं।
आर्टिकल जो हैं वो बेस होते हैं जिसके आधार पर कानून बनाए जाते हैं, नीति नियम बनाए जाते हैं, और सेक्शंस जो हैं वो खुद में कानून होते हैं। तो इसके अंदर सेक्शंस हैं अलग अलग। अब होता क्या है कि इसके अंदर जो अलग अलग सेक्शंस हैं, जो अलग अलग धाराएं हैं, अगर उनको कंक्लूड किया जाए तो ये निकल के सामने आता है कि जन्म यानी कि बर्थ, वंश यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारा डिसेंट है, उसके साथ पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, और प्राकृतिकरण नेचुरलाइजेशन। इसके साथ साथ अगर देश किसी दूसरी टेरिटरी, किसी दूसरे क्षेत्र को अपने अंदर मिला ले, अपने अंदर विलय कर ले, ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो अक्वायर कर ले उसको, अगर ये सारी चीजें फुलफिल होती हैं या इनमें से कोई एक भी फुलफिल होती है, तो किसी भी इंडिविजुअल को नागरिकता दी जा सकती है। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल भारत आता है, भारत की नागरिकता की डिमांड करता है, तो उसको इन इन आधारों पर नागरिकता मिलेगी। पहला, अगर वो भारत का उसकी पैदाइश भारत में हुई है तो वो इजीली इंडिया का सिटीजन बन सकता है। अगर उसकी वंश, उसकी जो एंसेस्टर्स हैं, उसके जो दादा परदादा माँ बाप रिलेटिव में कोई इंडिया का रहने वाला है, तो उसे यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं और वो इंडिया के अंदर आता है, पंजीकरण कराता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता है, संसद ने जो जो कायदे कानून, जो जो नियम बताए हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए, उन सभी को मानता है, उनके आधार पर, उनके बेस पर प्रोसेस को पूरा करता है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे हाल फिलहाल में कुछ समय पहले, अभी 2-4 साल पहले, अदनान समी जो कि पाकिस्तानी सिंगर है, उनको भारत की नागरिकता मिली थी, इन्हीं आधारों पर मिली थी। और भी बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जिनको भारत की नागरिकता मिली है। इवन बहुत सारे इंडियंस हैं जो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। ठीक। तो अब तो ये माइग्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, ये जो लेन देन है, एक देश से दूसरे देशों, एक देश से दूसरे लोगों का यहाँ आना, यहाँ के लोगों का दूसरे देशों में जाना, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। तो वो सब इन्हीं एक्ट्स के थ्रू मैनेज होता है। इसके साथ ही अगर देश, इंडिया किसी दूसरे देश को अक्वायर कर लेता है, सपोज लड़ाई हो जाती है किसी कंट्री के साथ, और हम उसका एक हिस्सा अपने में मिला लेते हैं, अपने हम उसके एक हिस्से पे कब्जा कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, और वो हिस्सा देश का हिस्सा बन जाता है, भारत का हिस्सा बन जाता है, तो ऐसे में वहाँ पे रहने वाले सभी लोग ऑटोमेटिकली देश का नागरिक बन जाएंगे। हाँ, कागजी कार्रवाई होगी, प्रोसेस होगा, उसको फुलफिल किया जाएगा, बट वो ऑटोमेटिकली यहाँ के सिटीजन बन जाएंगे। इसके साथ ही जो नागरिकता अधिनियम एक्ट है, जितने भी एक्ट्स हैं देश के अंदर, संविधान हैं, एक्ट्स हैं, अलग अलग कानून हैं, ये सभी जो है ना लिविंग होते हैं, यानी कि जीवंत होते हैं, इनके अंदर बदलाव होते रहते हैं, ये कम ज्यादा होते रहते हैं, छोटे बड़े होते रहते हैं। तो जो नियम बदलते हैं, चेंजेस होते हैं, उसको कानूनी भाषा में संशोधन कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। तो 1955 के एक्ट में भी बहुत से अमेंडमेंट्स हुए, बहुत से चेंजेस हुए। 1986 में हुआ, 1992 में, 2003, 2005, 2015, और जो सबसे लेटेस्ट चेंज हुआ है वो हुआ है 2019 में। अब ये जो संशोधन है, ये जो बदलाव हैं, ये क्यों किए गए? अगर कंक्लूड किया जाए इसको भी, तो कंक्लूड करके ये पता चलता है कि भैया ये सारे चेंजेस इसलिए किए गए क्योंकि समय के साथ साथ सिटीजनशिप को मैनेज करने में जो चुनौतियां आ रही थी, जो चैलेंजेस आ रहे थे, उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए ये बदलाव किए गए। ठीक है। अब होता क्या है कि समय के साथ साथ जो अवैध प्रवासी हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, वो, ये इलीगल माइग्रेंट्स वाली जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल इशू है। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। जैसे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इवन चाइना से भी, और श्रीलंका से, और जो हमारे एक दो इक्के दुक्के पड़ोसी देश हैं, यहाँ से इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया आते रहते हैं। ठीक है। तो उनको रोकने के लिए, उसके साथ साथ अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो उनको सिटीजनशिप से रिलेटेड एड प्रोवाइड करने के लिए ये चेंजेस किए गए। ठीक। अब इनमें जो 2019 का चेंज है वो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, और इसके बारे में हम सबने सुना भी होगा, CAA। अभी इसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या था। बेसिकली ये जो अनुच्छेद, जो हमारा 1955 का एक्ट है, इसमें जो अलग अलग सेक्शंस हैं, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें तो जैसे आर्टिकल, सॉरी, धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, यानी कि सेक्शन 3 to 7 जो है, वो बताता है
कि नागरिकता जो है वो जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यानी कि इंडिया के अंदर सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय द बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। ठीक है। इसके साथ साथ टर्मिनेशन और डिप्रिवेशन का भी प्रोविजन है इसके अंदर। यानी कि नागरिकता को समाप्त करने के भी रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं और बनाए गए हैं। सवाल आता है कि नागरिकता जन्म और वंश यानी कि सिटीजनशिप जो है वो बर्थ, आपके वंश और आपका जो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन है उसके आधार पर कैसे मिलेगी। कि इंडिविजुअल जो है जिस जो नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा है, सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, वो भारत मूल का होना चाहिए, इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, या तो इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड उसका कोई एंसेस्टर होना चाहिए, या तो उसकी शादी इंडियन ओरिजिन एक सिटीजन से होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी मानदंड हैं यानी जितने भी हमारे क्राइटेरियाज हैं, उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करके एक इंडिविजुअल इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है, अगर वो 1955 एक्ट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो। इसके साथ ही जो आर्टिकल सॉरी जो सेक्शन 8 टू 10 है, धारा 8 से 10, ये क्या बताती है। ये कहती है कि भैया नागरिकता का त्याग कैसे होगा। यानी कि एक इंडिविजुअल जो देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है, अगर उसे यहाँ की नागरिकता छोड़नी है तो वो कैसे छोड़ सकता है। तो पहला तरीका तो है भैया एप्लीकेशन देके। आप जिस तरह से नागरिकता लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, पंजीकृत हो कर रहे हैं अपने आप को, उसी तरह से आप नागरिकता छोड़ने के लिए भी पंजीकरण करा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जाकर के किसी दूसरे देश में नागरिकता प्राप्त कर लें तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाती है। ठीक, ये तो देश का संविधान भी कहता है। और इसके साथ साथ अगर एक इंडिविजुअल कुछ ऐसा कर देता है जो कि देशद्रोह है, कुछ ऐसा काम कर देता है, कोई ऐसा लॉलेस एक्टिविटी कर देता है जो देशद्रोह माना जाए, तो सरकार जो है, देश की गवर्नमेंट या फिर न्यायालय, वो भी एक इंडिविजुअल की नागरिकता, सिटीजनशिप रद्द कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। लेकिन खत्म करने के लिए, रद्द करने के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया है, वो फुलफिल होना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है देशद्रोह जैसी एक्टिविटी। ठीक है। कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा काम जो ये प्रूव कर दे कि भैया आप नेशनल थ्रेट हैं, आपने देश की शांति भंग करने के लिए देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ किया है और देशद्रोह किया है। इसके साथ ही अगर इस पूरे 1955 के एक्ट को हम समराइज करें तो एक तो हमें ये कुछ सेक्शंस हैं जो हमने पढ़े, ये इंपॉर्टेंट है, ये निकल के आते हैं। इसके साथ ही इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, जो चारों तरफ से इंडिया के अंदर आने की कोशिश करते हैं, उनसे निपटने के लिए ये रूल रेगुलेशंस बनाते हैं। यानी कि ये बताते हैं कि भैया अगर कोई इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। अगर कोई इंडिविजुअल ऑलरेडी इंडिया में आ चुका है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें उसके पास होना ज़रूरी हैं जिससे कि वो इंडिया में रुक सकता है। अगर किसी इंडिविजुअल को प्रॉपर हमने वीज़ा भी दे दिया है और वो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इंडिया में आया है, तो उसको इंडिया में रहने की लिमिटेशन क्या है, कितने दिनों तक वो रह सकता है, क्या क्या कर सकता है, क्या एक्टिविटीज़, किस तरह के रूल रेगुलेशंस उसे फॉलो करने होंगे, क्या क्या क्राइटेरिया उसे फुलफिल करना होगा, ये सारी चीज़ें भी ये एक्ट हमें बताता है। इसके साथ ही एक जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है OCI, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यानी कि वो लोग जो भारत के हैं लेकिन भारत में रहते नहीं हैं। ठीक है। अ, मत सॉरी, जो लोग बाहर के हैं, दूसरे देशों के हैं, भारत के नहीं हैं लेकिन भारत में आके रहते हैं। ठीक। जो पहले वाली चीज मैंने बताई वो तो NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन, जो इंडियंस हैं बट इंडिया में नहीं रहते, बाहर के देशों में रहते हैं। उनके लिए भी नागरिकता के अधिनियम है, वो उनके लिए भी जो प्रावधान है वो इसी एक्ट में लिखे गए हैं। दूसरे वो होते हैं जो इंडिया के नहीं होते हैं, तो बाहर के होते हैं लेकिन इंडिया में आके रह रहे होते हैं। ठीक। तो उसके साथ साथ दोनों ही OCI और NRI,
ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड एनआरआई नॉन रेजिडेंस इंडियंस। इन दोनों के लिए ही जो प्रावधान है वो 1955 की इस एक्ट में है। ठीक, यानी कि ये बताते हैं कि सबसे पहले तो भैया डुअल सिटीजनशिप का सिस्टम नहीं होगा। आप कहीं एक किसी एक देश के ही नागरिक माने जाओगे, या तो यहाँ के या तो वहाँ के। इसके साथ साथ आपको पंजीकरण कराना होगा। आपको कार्ड दिया जाएगा, जो ओसीआई कार्ड होता है वो कार्ड आपको मिलेगा। उस कार्ड के हिसाब से उस कार्ड की कुछ वैलिडिटी होती है, कुछ अहर्ताएं होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होंगी। अगर ये सब कुछ आप नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते। सॉरी। अगर ओसीआई को समझें तो ओसीआई के अंतर्गत अगर कोई बाहर का बंदा यहाँ आके रह रहा है तो ये एक्ट उसे यहाँ पे प्रॉपर्टी एक्वायर करने की भी परमिशन देता है, पढ़ने की परमिशन देता है, जॉब करने की परमिशन देता है, शादी करने की परमिशन देता है। लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी ये सब करने से। यहाँ पे इवन वो कुछ लीगल राइट्स भी जो है कि इस्तेमाल कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स यूज नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ओसीआई के लिए यहाँ पे ये प्रोविजंस किए गए हैं। अब अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, तो 1955 के एक्ट में अलग अलग जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारे सामने वो है 2019 का संशोधन जो हमारे सामने हुआ, सीएए। ठीक है जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, और इसको लेकर के बहुत बवाल हुआ था देश के अंदर, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी पूरे देश में। बहुत दंगे फसाद भी हुए, बहुत लोगों की जानें भी गई, बहुत लोग जेल भी गए। आज तक जांच चली रही है। हुआ क्या था कि 2019 में अगर हम इन शॉर्ट समझें तो 2019 में जो देश की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट ने 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में एक अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया, एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव के तहत क्या था कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो इंडिया आते हैं, ठीक है जी, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो इंडिया आ रहे हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, उनसे रिलेटेड ये कानून बनाया गया था। इस कानून के तहत इस एक्ट में, यानी कि जो बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, उसमें कहा क्या गया था इन शॉर्ट कि देश के अंदर जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ से जो धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थी आएंगे, क्योंकि देखिए ये जो तीनों देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे इस्लाम के अलावा बाकी सारे धर्म के लोग क्या कहलाएंगे? अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ठीक है जी, यानी कि बाकी सारे धर्म के लोग यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं। तो अगर ये माइनॉरिटीज वहां से एज रिफ्यूजी इंडिया की तरफ आते हैं, अगर ये माइनॉरिटीज, ये अल्पसंख्यक, यानी कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आते हैं, तो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अगर वो डॉक्यूमेंट्स एंड सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन ये एक्ट भी क्या कहता था कि जो 2014 से पहले भारत आ चुके हैं, 2014 के बाद वाले नहीं, 14 से पहले वालों के लिए, 14 के बाद वालों के लिए अलग प्रोविजंस थे। अब ये एक्ट बहुत सारे लोगों को लगा कि भैया ये धार्मिक पक्षपात है, धर्मनिरपेक्षता के अगेंस्ट है, सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है। आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों को इजाजत दे रहे हो, मुस्लिमों को क्यों नहीं दे रहे हो? तो बहुत सारी चीजों को लेकर के इसके ऊपर विवाद हुआ। उस विवाद का कंक्लूजन क्या है, वो विवाद सही था, गलत था, उसके बारे में तो हमें बात नहीं करनी है, बट हाँ हमें जानना था कि ये विवाद क्या था। तो वो विवाद यही था कि धर्म को लेकर के और दूसरे एस्पेक्ट्स को लेकर के देश के अंदर ये दंगे फसाद हुए, और गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया कि आप जो काम कर रहे हैं, जो एक्ट आप ला रहे हैं, वो फेयर नहीं है, वो पक्षपाती है, वो एक धर्म के अगेंस्ट जा रहा है, बाकी धर्मों के फेवर में जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष देश हैं। वी आर द सेकुलर कंट्री। तो इस चीज को लेकर के ये बवाल मचा था। सो इसके साथ ही यहाँ पे सिटीजनशिप का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।